प्रोग्रेस और हमारे पास आज हम लोग को आज स्टार्ट करना है। तो अभी बेटा आज के लिए मैं क्या करूंगा, थोड़ा थ्योरी सेक्शंस को ज्यादा ट्राई करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट डे क्या करेंगे इसके ऊपर हम लोग, पहले मैं आपको बोलता हूँ कि असेसमेंट भी दे दूंगा अभी, क्योंकि आप लोग कुछ क्वेश्चंस में जो आपके पास बुकलेट आ गया है ना, वो वाली बुक जो आपको एक ग्रुप में शेयर हुआ है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, राइट। तो उससे मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगा, मैं ग्रुप पे आपको आलम सर से दिलवा दूंगा, उसको आपको ट्राई करना है। और नेक्स्ट सेशन में हम उस पर क्वेश्चंस पे पूरा ट्राई करेंगे। उसके आज थ्योरीज पढ़ा दूंगा और वो चीजों को आप ट्राई करोगे घर पे जाके, ठीक है। तो आज के लिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। आई थिंक हम लोगों ने उस समय यहां तक कवर किया था, राइट। ये हमने देख लिया था, राइट। रिकॉल करा देता हूं एक बार फिर से। अगर आपसे क्वेश्चंस ऐसे पूछता है कि रेसिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसी भी रेसिस्टर का रेसिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप बोलेंगे, या किसी कंडक्टर का, इन शॉर्ट में बोलूं किसी कंडक्टर का, रेसिस्टर उसको जरूर नाम देते हैं लेकिन वो होता तो है कंडक्टर ही, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि कंडक्टर का आपके जानना है कि उसका रेसिस्टेंस क्या आ रहा है, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि सर, यहाँ पे मैं डायग्राम बनाऊंगा कि, और हमें एक बात याद रखिए, कंडक्टर जब भी मैं आपको बोलूंगा, जब आपको बोलूंगा कि कंडक्टर के बारे में सोचो, तो आप सिलेंड्रिकल कंडक्टर के बारे में सोचोगे, ठीक है। यानी वो कंडक्टर जिसका शेप कैसा है, एक सिलेंडर का है, अनलेस इट इज गिवन टू यू, कि आपके पास दिया हुआ रहे एक्सप्लिसिटली, यानी बोला रहेगा क्वेश्चन पेपर में कि आपको एक कंडक्टर सोचना है, कैसा कंडक्टर, जो कि बार की तरह हो, जैसा ऐसा वाला टाइप का। ये भी एक कंडक्टर है, इसका शेप कैसा है, क्यूबॉइडल टाइप का, ठीक है। लेकिन हमें जो सोचना है वो इस पे सोचना है, हालांकि वो वाला कॉन्सेप्ट इस पे भी चलेगा, राइट। इसमें अगर मैं बोलूं कि कंडक्टर, अगर करंट यहाँ पे मैंने एक बैटरी का एक पोटेंशियल यहाँ लगा दिया और दूसरा पोटेंशियल इधर लगा दिया, तो आप देखोगे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा होगा, एक स्क्वायर है या एक रेक्टेंगल है कि नहीं, ये चीज दिख रही है कि नहीं। यस सर। तो ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाएगा उस समय। अच्छा, पीछे वाला भी एक लाइन होता है ना, तो ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाएगा, इस पॉइंट P पे ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा करंट कितना पास हो रहा है, तो यानी इस कंडक्टर के कोई भी एक क्रॉस सेक्शन से कितना करंट पास हो रहा है, ये अर्थ होता है। कंप्लीटली बोलूं तो मैं बोलूं कंडक्टर में कितना करंट पास हो रहा है, इसका अर्थ है कि कंडक्टर के किसी एक क्रॉस सेक्शन से कितना करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि हमने करंट के हमेशा कॉन्सेप्ट कैसे बनाने की कोशिश की है कि समथिंग विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट। तो वहां ये नहीं बोल देंगे कि ये बैटरी का V है और इसके थ्रू करंट कुछ I पास हो रहा होगा इस कंडक्टर के थ्रू, तो ये नहीं कह देंगे कि कोई बच्चे देखे कि ओहम्स लॉ सर मैंने पढ़ा था, तो I इंटू R इज इक्वल टू V होता है सर। तो फिर इस बेसिस पे अगर मैं कहूं सर, तो R इज इक्वल टू V बाई I कहूंगा सर, और इससे मैं बोल सकता हूं R इज प्रोपोर्शनल टू V सर, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, बट सॉरी, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I में बोल रहा हूं, ये नहीं बोल रहा हूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/I, ये रिलेशन बैठा हुआ है। जब नीचे में बोल रहे हैं, नीचे वाला का नाम लेंगे, सिर्फ 1/I नहीं कहेंगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसका अर्थ ही होता है कि समथिंग क्वांटिटी X
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ऐसे ही लिखाएगा। तो अब बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। ठीक है, तो इन चीजों को रखेंगे ध्यान में क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। तो r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू i। तो यहाँ पे बच्चे ऐसे देख के ना करना काम, क्योंकि देखेंगे कि इसी कंडक्टर के अंदर I करंट पास होगा, इसी कंडक्टर के अंदर 2I भी पास हो सकता है, इसी कंडक्टर के अंदर 3I भी पास हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमने V लगाया है कि 2V लगाया है कि 3V लगाया है बैटरी का। मतलब एक बैटरी लगाया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, दूसरा बैटरी लगाया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 2V। तो ये एक्चुअली में I और V अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं वैसे करके। अगर मैं V बढ़ा रहा हूं तो I बढ़ेगा, R कांस्टेंट बना रहता है। तो V और I आपस में संबंध रखते हैं, इस कारण से ये चीज नहीं कह सकते हैं। ठीक है, सेम चीज कैपेसिटर में भी हमने किया था। कैपेसिटर में ये नहीं बोला था कि प्रोपोर्शनल टू Q और V। हाँ, जब इसको सिंप्लीफाई करके बोला कि V और I में रिलेशन, इसको सिंप्लीफाई करके जब लाते हैं तो कहते हैं कंडक्टर के लिए, जो कि इसको एक कंडक्टर को ओहमिक रेसिस्टर से भी कह सकते हैं कि ओहमिक रेसिस्टर है एक, उसमें क्या होता है और जिसका सिलिंड्रिकल शेप होता है, या इन शॉर्ट में सही बात बोलूं तो एक ऐसा जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज ना हो रहा हो। यहाँ पे देखो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यही है, यहाँ पे देखो यही क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मतलब एरिया का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा हो, वो प्लेन चेंज हो रहा है लेकिन उस प्लेन में जो एरिया आ रहा है वो वैल्यू सेम रह रही है। तो उस केस में आप लिखते हैं रो इज इक्वल टू L बाई ए। ठीक है, यहां से अब आप बोल सकते हो कि रोहो इज प्रोपोर्शनल, सॉरी R इज प्रोपोर्शनल टू रोहो। रोहो क्या होती है? रेसिस्टिविटी। ये नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगी। रोहो सॉरी R is proportional to L. R is inversely proportional to area of the cross sectional क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो वैल्यू है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R। यहां से आप कह सकते हो। क्यों आप ये पूछोगे? देखो, लेंथ, एरिया और रेसिस्टिविटी आपस में डिपेंडेंट नहीं है। कैसे मैं प्रूफ कर सकता हूं? क्या आप इसका कॉपर का बना सकते हो, इस वाले को आपकी मर्जी अल्युमिनियम से बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वैसे चेंज ना हो और लेंथ भी चेंज ना करे। यानी ऐसा बार जिसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है, लेंथ और ब्रेथ और सब कुछ सेम है, लेकिन उसका मटेरियल चेंज कर रहा हूं। यानी अगर मैं इसको चेंज कर रहा हूं तो जरूरी नहीं है कि मेरे को इसको भी चेंज करना पड़ेगा, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। ये आपस में इंडिपेंडेंट है। मैं चाहूं तो इसका लेंथ चेंज कर रहा हूं, क्रॉस सेक्शनल एरिया को कौन वही बनाए रखे और रोहो को वही रखे हुए। कैसे? तो इसका छोटा वाला ले लूंगा, लेकिन उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी वही है, इसका भी वही है। जरूरी नहीं है कि इसके चेंज करने से, एल चेंज करने से इसका ए चेंज हो गया और इसका रोहो चेंज हो गया, क्योंकि मटेरियल भी वही है, कॉपर का ही मैंने लिया हुआ है। तब यहां पे कह सकते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखोगे। और तीसरा जो आएगा वो आएगा टेम्परेचर, जो कि इसमें काउंटेड नहीं है, जो कि एक्चुअली रेसिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। और कैसे डिपेंड करती है ये देखेंगे अभी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? आ यस गई सर। ना सब बच्चों को? तो यही चीज हम ओम्स लॉ में देखेंगे और देखा भी था। और इसी बेसिस पे हम जानते हैं कि ये वाला आपको बोला मैंने कंडक्टर, तो कंडक्टर के सेंस में जब भी रहेगा आपको इसको नाम ओमिक कंडक्टर भी दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है ना कि हमने जो मॉडल दिया था ना, जिसपे हमने बात किया था कि हमने बोला था कि एक कंडक्टर है। अभी मैं कंडक्टर बोल रहा हूं तो आपको कैसा इमेजिन करना है कि उसका एक सिलिंड्रिकल शेप है, तो उसके अंदर छोटे 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 एटम्स या मॉलिक्यूल्स ऐसे अरेंज्ड होंगे। कंडक्टर जनरली मैं बोलूं तो मुझे ख्याल आता है मेटल्स का। तो मेटल्स के हर एक एटम क्या है, आपस में एक लैटिस पॉइंट पे फिक्स्ड है सब। और उसमें क्या है कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं कि वो बिल्कुल वो शांत बैठने वाले नहीं है, बिल्कुल अपने इधर उधर जा रहे हैं। वो एक एटम से कंफाइंड नहीं है। और फिर वो हर जाके जिस उस पूरे से सिस्टम में जितने भी एटम है, सबके एटम सब एटम के पास चले जाते हैं, सबसे फिर निकल जा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल हर एटम एक टाइम पे न्यूट्रल रहता है।
मतलब ऐसा कि अगर मान लेते कि एक लैटिस स्ट्रक्चर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लेते हैं कॉपर का, ऐसा लिया हमने। अब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के इसको चला गया, लेकिन तब तक ले कोई दूसरा वाला इसके पास आ जाएगा, ओवरऑल न्यूट्रल रहता है। और लेकिन ये ऐसा नहीं अब इसके साथ रहेगा, नहीं जरूरी नहीं अब इसके साथ आ गया। तो ये क्या है कि एक प्रकार से कहीं पे भी हम पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको मैं कहूं, बैटरी लगा के हम करते क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं उस कंडक्टर के अंदर। और याद कीजिए, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताया था कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर हमेशा 0 होता है। यहां पे है, इसका अर्थ पता है क्या है? इसका अर्थ है कि आपको चार्ज फ्लो होते रहेगा। एक्चुअली होता क्या था कि आपको जैसे कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कंडक्टर को रखा था, याद है आपको? तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो फील्ड स्ट्रेंथ है, मानते हैं कोई कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रखी हुई है, हमने एक इस रीजन में रखा है, जहां पे इस रीजन में कैसा है कि यूनिफॉर्म फील्ड है, यानी हर पॉइंट के पास एक वेक्टर असाइंड है और हर पॉइंट पे वही वेक्टर वैल्यू असाइंड है सबके पास। तो एक यूनिफॉर्म फील्ड है, उस फील्ड में हमने एक मेटल को रखा था। तो ये क्या करता था, अपने आप को अंदर में हमेशा नेट मैग्ने ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 बनाने के लिए ये अपने आप को अरेंज करता था। और ऐसे अरेंज करता था कि देखिए फील्ड के, ये फील्ड है, ये फील्ड के अगेंस्ट क्या इलेक्ट्रॉन फोर्स फील्ड करती है। अरे फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन अगर बात करेंगे तो माइनस ई टाइम्स यही होगा, ये वाला फॉर्मूला के बेसिस पे। तो Q यहाँ पे माइनस ई है, तो देखिए फील्ड के अगेंस्ट हमेशा एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इधर भागना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ पे देखो सर्किट तो कंप्लीट नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे जाके एक्युमुलेट हो जाती है। तो यहाँ निगेटिव 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 एक्युमुलेट हो गए। यहां से अब देखो, यहां से पॉजिटिव चार्ज यहाँ भागता नहीं है, इस तरफ भागता नहीं है पॉजिटिव चार्ज, तो वो फिक्स्ड है। तो यहाँ क्या हुआ कि यहाँ निगेटिव इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे से इतने एक्सेस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो इसको न्यूट्रल बनाए हुए थे वो इधर चले गए। अब वो इलेक्ट्रॉन जब इधर चले गए तो यहाँ पे जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं वो ज्यादा बन गई। ये बात समझ में आ गया? प्रोटॉन भागता नहीं है। जैसे यहाँ पे मान लेते कि अभी क्या था इस केस में, यहाँ पे जब हमने बनाया था नॉर्मल स्टेट में कि एटम्स रखे हुए हैं अपने लेटेस्ट पॉइंट पे, यहाँ इसको कर्नल कहते हैं, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ इधर उधर खेल कूद रहा है, लेकिन इसको ओवरऑल न्यूट्रल बना के रखा हुआ है ना। एक जैसे ही जा रहा है इधर जा रहा है तो दूसरा इसके पास आ भी जा रहा है। तो लेकिन इस केस में क्या हुआ, जैसे ही फील्ड आ गई अब ये सारे लोग शिफ्ट हो गए। अब यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए था लेकिन है नहीं, तो ओवरऑल क्या हो गया, ये पहले 0 था अब इसके पास माइनस की कमी हो गई, तो यानी इसका अर्थ था पॉजिटिव उसके पास चार्ज आ गया। ये याद रखिएगा, प्रोटॉन बह के यार कोई कैटायन उधर चला नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ के केस में क्या हो जाता था, फील्ड अंदर में क्या हो जाती थी, 0 होती थी इलेक्ट्रोस्टैटिक में, क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट करने दे नहीं रहा है। लेकिन यहाँ के केसेस में सर्किट यहाँ वही काम है, इलेक्ट्रॉन का वही काम है, फील्ड के जैसे ही उसको मिलेगा वो बहना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही इधर फील्ड मिला उसके अपोजिट में वो बहना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्योंकि सर्किट नहीं बन पा रही है तो उस कारण से बहते बहते जाके लास्ट में एक्युमुलेट हो जाएगा। अब इसके कारण क्या होता था, एक और फील्ड प्रोड्यूस होती थी, और वो फील्ड क्या करती थी, अब ये देखिए यहाँ पे अगर फील्ड मुझे प्रोड्यूस इसके कारण, ये निगेटिव 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 और ये पॉजिटिव 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 के कारण, इसके कारण से इन दो सोर्स चार्जेस के कारण अगर मुझे फील्ड क्रिएट करना है तो कैसे करूंगा, वो फील्ड लाइन जो पॉजिटिव से ऑरिजिनेट होगी और निगेटिव में जाके टर्मिनेट होगी। तो ये एक प्रकार से फील्ड कैसा क्रिएट कर रही है, अपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड, और ऐसा प्रोड्यूस करती है कि ये 0 हो जाता है, कैंसिल हो जाता है अंदर में। लेकिन करंट के केस में यहाँ पे मेटल के अंदर ऐसा फील्ड 0 नहीं हो रहा है, इसी कारण से क्या हो रही है, वो कोशिश कर रही है उसको 0 बनाने की, लेकिन होने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि इसके अक्रॉस एक बैटरी लगा हुआ है। और बैटरी क्या कहता है, बैटरी का काम बस यही है कि मुझे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बनाए रखना है। अगर मेरा, जैसे अगर मैं बोलता हूं बैटरी 10 वोल्ट का है, आपके पास लिखा रहेगा कि दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, इसका अर्थ हमेशा याद रखिएगा कि VAB, इसका अर्थ ये बोल रहा है वो
हमेशा हम लोअर पोटेंशियल को लास्ट में लेते हैं, हायर पोटेंशियल को ऊपर लेते हैं, ताकि डिफरेंस हमेशा हमेशा मेरा पॉजिटिव रहे। इसी के लिए हमेशा ये लिखा रहता है कि ये 10 वोल्ट का बैटरी है, ये नहीं बोलता है कि ये प्लस है या माइनस है, क्योंकि वो पहले ही से अज्यूम कर रखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं बोल रहा हूं कि सेल के अक्रॉस, तो उसका अर्थ ये बोल रहा हूं ये। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? यस सर। सबको समझ में आ गई ना बच्चे? हाँ, अनीश बेटा, आंचल बेटा, सबको, किरण बेटा, शालिनी, इशिता, मीनाक्षी बेटा, राबिया, सबको आ रही है ना बेटा? ऐसा तो नहीं है कि नहीं आ रही है तो आप ऐसे हाँ हाँ बोलते जा रहे हो, ऐसा मत बोलना। नहीं आती है तो नहीं आती है, बस सिंपल सी बात। और आ रही है तो ठीक है, अच्छी बात है। तो इन चीजों को हम समझते हुए चलेंगे, ठीक है। और ये देखिए, इसके बारे में, नॉन ओहमिक के बारे में हम थोड़ा बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी जो भी हम बात करेंगे कंडक्टर्स के बारे में बात करेंगे। इसी के लिए मैंने आपको पहले दिन बोला, करंट इलेक्ट्रिसिटी इसका इनकम्प्लीट नेम है। करंट इलेक्ट्रिसिटी इन अ कंडक्टर इसका कंप्लीट नेम है इस चैप्टर का। तो जितना भी डील होगा हम कंडक्टर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उसी मॉडल को हम रीड कर रहे हैं कि जहां पे एक एटम एक्चुअली में न्यूट्रल रहता है एज अ होल ऑल द टाइम, और इसके इलेक्ट्रॉन इधर उधर कूदते फांदते रहते हैं। इस केस में ये मॉडलिंग नहीं चलती है, ये मॉडलिंग को चेंज करके दूसरा मॉडल लाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हम और लाते क्यों है भाई? तो एक्चुअली में जो इनका जो बिहेवियर होता है, हम क्या करते हैं, हम अपने मन से थोड़ी सब्सटेंसेस को बनाते हैं। हम तो सब्सटेंसेस के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि ऐसे वैल्यूज क्यों आ रहे हैं, क्यों ऐसा संबंध है उनके बीच में, कि क्यों आखिर पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आई आर, ये वाला संबंध क्यों आ रहा है। तो इस संबंध को समझाने के लिए हमने वो मॉडल निकाला, इसमें कुछ और रिलेशन आ रहा है, तो यहां के लिए हम दूसरा मॉडल निकालेंगे और उसको समझेंगे बाद में, जिसको सेमीकंडक्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? यस सर। और ये याद रखिएगा, हम हमेशा V को नीचे बनाते हैं, I को इधर बनाते हैं जनरली। क्यों? क्योंकि हम जब भी देखिएगा सर्किट में, अब देखो, अब कंडक्टर्स को जनरली अब वैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंडक्टर और अ रेसिस्टर। ठीक है, कंडक्टर भी बोल सकते हो, रेसिस्टर भी बोल सकते हो। देखो, एक प्रकार से दोनों चीज है। रेसिस्टर के केस में ना हम एक्चुअली उसके रेसिस्टेंस के बेसिस पे बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसी के लिए जैसे वो कहेंगे ना कि ये खराब रेसिस्टर है, बहुत ज्यादा इसका रेसिस्टेंस है, मतलब कंडक्टर वाइज में बहुत खराब है ये कंडक्टर, इससे अच्छा है यार बहुत रेसिस्टेंस है इसका। हम कंडक्टर ऐसा बोलना चाहते हैं जो रेसिस्टेंस प्रोड्यूस ना करे, ठीक है। तो लो रेसिस्टेंस वाला हम लोग जिसको कह देते हैं, ऐसे नाम रख देते हैं, उसको कंडक्टर कहते हैं। और हाई रेसिस्टेंस वाले को हम रेसिस्टर्स ऐसे बोल देते हैं। कभी कभी ये स्लैंग वर्ड है यहाँ के लिए, ठीक है। और हम जनरली ये यूज करते हैं VI। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक रेजिस्टर लगाया, उसके अक्रॉस एक हमने सेल लगाया, ठीक है। अब इससे जो करंट जा रहा होगा I, तो यहाँ पे देखो ये एक वेरिएबल वोल्टेज सोर्स होता है। तो वेरिएबल वोल्टेज सोर्स क्या करता है, इस टाइप में आपके पास पोटेंशियल का एक रेंज देता है कि आप स्टार्ट कीजिए 0 से, अभी कुछ पोटेंशियल नहीं है इसके अक्रॉस, धीरे 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 बढ़ाते जाइए, तो रीडिंग ऐसे आप चला जाएगा। तो यहाँ पे आप 1 वोल्ट पे आ गए, फिर बढ़ाते गए 2 वोल्ट पे आ गए, ऐसे इसके अंदर एक स्केल के अंदर ऐसे आप टर्न करके इसको दे सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है, हम स्पेसिफिक आई पढ़ते जाते हैं कि जब V जैसा होगा वो आई कैसा आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा था कि ये ऐसा रिलेशन आता है। और इसका स्लोप जो होगा, स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप जो होता है ये थीटा होता है, तो tan थीटा इसका स्लोप होगा। अगर किसी रेसिस्टर का दे रखा है कि ये I वर्सेस V ग्राफ दे रखा है, कि किसी रेसिस्टर के लिए हमने इस रेसिस्टर के लिए I वर्सेस V ग्राफ दिया है, यानी धीरे धीरे मैंने V बढ़ाया, देखो V धीरे धीरे बढ़ाया, तो उसके लिए I नापते गए और एक ग्राफ बन गया है। तो ये एक ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पर्टिकुलर रेसिस्टर जिसका रेसिस्टेंस R है। और उसका अगर मेरे को पूछेगा कि क्या, अगर मान लो कि अगर ये रिलेशन दे देगा और यहाँ पे थीटा दे दिया है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है वो 30 डिग्री है, तो आप बोलोगे, यहां से क्या बोल सकते हो कि
tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/r। ठीक है, इसका स्लोप ये देगा। अरे देख लो, अगर नहीं आपको समझ में आया तो देखो, थीटा है नहीं ये। तो ये देखो, यहाँ पे आपने v लिया, एक एक कोई वैल्यू ले लिया v0, तो उसका वैल्यू, फर्दर वैल्यू क्या होगा, करस्पॉन्डिंग वैल्यू i का i0 होगा कि नहीं। तो v0 i0, यहाँ पे ट्रायंगल बनाओ, tan थीटा लिखोगे तो क्या लिखोगे, ये लेंथ डिवाइडेड बाय ये लेंथ लिखोगे कि नहीं, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan थीटा इज इक्वल टू, दिस इज व्हाट, ये लेंथ क्या है, i0 ही तो है, और दिस इज व्हाट, ये v0 ही तो है कि नहीं। और दिस इज क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, 1/r ही तो आता है, i0 तो ओहम्स लॉ है, ये तो सारे के लिए फॉलो होगा। तो यहां से आप देख लोगे 1/r आपके पास आ जाएगा। देखो i0, यहाँ v0 ले जाएंगे और इसको ले जाएंगे, 1/r आ जाएगा। तो ये जो tan थीटा है, ये इज इक्वल टू 1/r होता है। ये याद रहेगा, समझ यस में आ सर। गया। ठीक है, इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कशन अभी नहीं करें, क्योंकि जब हम करें तो अच्छे से डिटेल वे में करें। तो आज हमने देख लिया कि वी आई वर्सेस वी का ग्राफ आ सकता है, उसमें अगर थीटा दे देगा तो आपको tan थीटा जो होता है, जो इसका इस लाइन का स्लोप होता है। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, ये हमेशा ओरिजिन से पास होगा, क्योंकि आप देखेंगे क्यों बात कर समझ में आ रहा है, ये समझने की कोशिश कीजिए। आई इंटू आर इज इक्वल टू वी है, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस जीरो रखते हैं तो आपको आई जीरो होना पड़ेगा, करंट उसमें नहीं हो पाएगा। क्या इस रेसिस्टर में अगर हम बैटरी ना लगाएं तो करंट बहेगा क्या। या मैं कह दूं कि ऐसे भी सोचूं कि एक बैटरी लगाया है जिसका वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जीरो है, तो करंट तो बहेगा ही नहीं। तो ये हमेशा ऑरिजिन से ही पास होगा। ठीक है, यस सर। और देखो मैंने बोला ना, रेसिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें भी देखो, यहाँ पे रेंज आएगा, ये देखो एक रेंज आ रहा है कि एक कितना कैसे कितना का रेंज आ रहा है। तो ये एक्चुअली में क्या हो रहा है, आपको जितना अच्छा आपके पास कंडक्टर बनाना है तो आपके पास क्या करना पड़ेगा, रेसिस्टेंस आपको कम रखना चाहिए। तो रेसिस्टेंस कम रखना है तो इसका प्रोपोर्शनल टू आता है रोहो, तो रोहो कम तब आर कम। तो आपको ऐसा मटेरियल लेना पड़ेगा जो कि जिसकी रेसिस्टिविटी बहुत कम हो, जैसे कि ऐसे वाले में 10⁻⁻12 वाला ऑर्डर का। तो इसके लिए जैसे कॉपर वॉपर का होता है। ठीक है, दूसरा बात है एक सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, इसके हाई होंगे कंपेयर टू दिस वन, और सबसे ज्यादा होंगे इंसुलेटर्स के रेसिस्टिविटी। ठीक है, अब आता है रेसिस्टिविटी के ऊपर एक चीज, ये वाला रिलेशन, ये याद रखेंगे, ये रिलेशन ऐसे है। इसको शॉर्ट में मैं बताऊं, ये एक्चुअली में क्या रिलेशन है आप समझिए। अगर एक मान लेते हैं कंडक्टर हमने रखा हुआ है, इसकी कुछ अपनी रेसिस्टिविटी है, मटेरियल के लगा है तो उसकी रेसिस्टिविटी रोहो है। ठीक है, और इसका अपना कुछ लेंथ है, और अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, अब इसका मैं रेसिस्टेंस नापता हूं, रेसिस्टेंस मैं नापता हूं, उसके कैसे नाप सकता हूं, यहां से लेके यूज करके बैटरी से लगा दिया। मैं जानता हूं कि यहाँ पे करंट नापता हूं, ये आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको। करंट नापने के लिए एमीटर यूज करते हैं, तो करंट इसमें से नाप रहे हैं एमीटर का यूज करके, और आपको पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है, यानी बैटरी का आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है, तो आप आर ला रहे हो। ठीक है, आर ला रहे हो, कैसे ला रहे हो, यहां से इस सेंस से v/i लेके,
जो आपने ग्राफ रीड किया, यहाँ पे आपने बनाया था I वर्सेस V, आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा I नीचे लेके ये वाला ग्राफ। इसमें जो होगा इसका tan थीटा होगा वो R के होगा, वो R होगा tan थीटा इसमें। ठीक है, तो यहां पे हम देखते जा रहे हैं कि R का कैसा संबंध आता है, आर का कैसा संबंध आता है। तो आर के संबंध जो आता है वो दिस इज इक्वल टू रोहो एल ए लिखते, एल बाई ए लिख देंगे। अब देखो एल हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ए हम चेंज नहीं कर रहे हैं, रोहो में हम सिर्फ मटेरियल चेंज नहीं कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे इसने हमने एक पूरा सराउंडिंग दे दी इसको, और इस सराउंडिंग में मानते हैं कि ग्लास का एक हमने ऐसा बना दिया, ग्लास का ऐसा रख दिया, और यहाँ पे एक टेम्परेचर मॉनिटर लगा दिया हमने। और इस रेसिस्टर का हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर एक तो इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। तो एक मान लेते हैं यहां से सोर्स, एक हीट पंप लगा देते हैं, या तो वो निकालेगा या तो फेंकेगा, जो भी है आप समझ लो कैसा भी है, बस इसका काम क्या है, हीट निकाल के, बस काम क्या है कि टेम्परेचर को हमें क्या करना है, एयर के टेम्परेचर को कम या ज्यादा करना है, जिसके कारण ये अंदर वाला मेटल जो होगा वो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए। या डायरेक्टली आप इसके ऊपर टेम्परेचर लगा सकते हो, बस आपको इसको इंसुलेट करना है ताकि उस सराउंडिंग में हीट भी रेडिएट ना करे और उसका टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहे। ठीक है, तो किसी टेम्परेचर के लिए टी के लिए हम रीडिंग ले रहे हैं, तो एक्चुअली में हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आर इज लेंथ और एरिया तो सेम है इसमें सब, ये बस उसके लिए क्या कर रहे हैं, रोहो चेंज आ रहा है वो भी टेम्परेचर के कारण। तो यहाँ पे आप जो आर लिख रहे हो वो एक्चुअली लिख रहे हो रोहो टाइम्स के, ये रोहो चेंज हो रहा है बस। तो यहां से आप देख रहे हो कि रोहो जैसे जैसे बढ़ेगा रेसिस्टेंस भी बढ़ेगी, और ये रिलेशन हमने निकाला है लैब में, ये बात समझ लो कि ये रिलेशन हमने निकाला है। ठीक है, तो रिलेशन में एक्चुअली ये आपको बोलूं तो इन चीजों के लिए छोड़ दो कि कैसे इनको कैसे और निकाला गया डीप में, ये समझ लो कि लास्ट में उनके डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आए थे। लास्ट में उसके पास जो सॉल्व करके आया था वो ये सब पैरामीटर्स चेक किया उन लोगों ने, तो उसके बाद एक रिलेशन आया था, वो ये आया था, रोहो नॉट डी रोहो बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा रोहो नॉट। ये क्या बताता है कि अगर हम इस मटेरियल की रेसिस्टिविटी चेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, थोड़ा सा मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टी से टी डी टी पे ले गया, तो वो एक्चुअली इसका ये चेंज का रेट जो आ रहा है वो अल्फा टाइम रोहो नॉट आ रहा है। रोहो नॉट इज दैट जब हमने जिस टेम्परेचर से स्टार्ट किया था उस टेम्परेचर पे रेसिस्टिविटी क्या थी, और इसको सॉल्व किया तो उसके बाद हमारे पास आया, देखो ये है एक, मतलब इसका अर्थ क्या है, रोहो डी रोहो बाई डी टी जो है, ये टी मतलब टेम्परेचर है बेटा, ये टी मतलब टाइम मत समझ लेना, इसका अर्थ आप समझने की कोशिश कीजिए क्या होता है। जैसे डी डीवी बाई डी टी हम कहते हैं, तो कहना क्या चाहते हैं कि एक छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी, इस पार्टिकल के थोड़ा सा चेंज इन वेलोसिटी इन छोटा सा टाइम में, इतने छोटे से टाइम में उसके अंदर कितने वेलोसिटी की चेंज हुई। यहाँ डी रोहो बाई डी टी, एक छोटा सा टेम्परेचर मैंने चेंज क्या किया, उससे डी रोहो कितना चेंज हो गया, मतलब रोहो कितना चेंज हो गया, उसकी रेसिस्टिविटी कितनी चेंज हो गई, उसको लिखा डी रोहो। समझ गए, इस छोटे से टाइम में dt टाइम में इसके अंदर चेंज कितना आया वेलोसिटी का, उसको बोलते हैं डीवी। तो इन दोनों का रेट, इनका रेशियो, ये क्या आता है, अल्फा टाइम्स रोहो नॉट। ठीक है, ये चीज हम आगे इसलिए मैं बता रहा हूं ना क्योंकि आगे हो सकता है डीके में पढ़ेंगे ऐसे इक्वेशंस आप देखोगे, dn बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस लेमडा टाइम्स एन नॉट, ये ऐसे इक्वेशंस आते हैं। देखो संबंध देखो, यही चीज चल रही है, इसमें रोहो को एन से रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ को कैपिटल टी को स्मॉल टी से रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ एन नॉट इसके इनिशियली जब सैंपल में रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस कितने थे वो वैल्यू बताता, और लैम्डा को एक कांस्टेंट है। तो आप जब डिफरेंशियल इक्वेशंस जब जाते हो ना, तो लोग अब ऐसे सोचते हैं कि उस सैंपल में हम एक छोटा सा चेंज पहले भेजते हैं, जैसे कि हमने क्या किया, इस कंडक्टर के अंदर हमने एक छोटा सा चेंज क्या भेजा, टेम्परेचर का, कि एक टेम्परेचर अभी टी था, अब उसको बढ़ा के क्या कर दिया, टी प्लस डी टी। हालांकि आप स्मॉल इतना चेंज ला नहीं सकते हो, तो इसी के लिए आप लैब में क्या करते हो, टी प्लस डेल्टा टी।
तो ये डेल्टा टी के आप चेंज से फिर अगर आप रेसिस्टिविटी नापते हो, तो अब रेसिस्टिविटी पहले क्या थी, टी टाइम पे, सॉरी टी टेम्परेचर पे रोहो नॉट थी, यहां टी नॉट मान लो, टी नॉट मान लो। टी नॉट टेम्परेचर जब पहले जैसे स्टार्ट किए थे उस टी नॉट पे रोहो नॉट थी। अब हमने एक चेंज भेजा डेल्टा टी का, यानी इसका टेम्परेचर थोड़ा चेंज कर दिया। अब इस टेम्परेचर पे टी नॉट प्लस डेल्टा टी टेम्परेचर पे अब रेसिस्टिविटी हो जाती है रोहो नॉट प्लस डेल्टा रोहो। और फिर उनका रेशियो लेते हैं, ठीक है। यहां पे डेल्टा रोहो बाय डेल्टा टी का रेशियो लेते हैं। इससे हमें मालूम चलता है कि किस दर से वो चेंज हो रहा है, टेम्परेचर के और कैसे बढ़ाते जाएंगे, कैसे कैसे वो रिलेशन आता है। तो वो रिलेशन एक्चुअली आया था, वो ऐसा आया था, अल्फा टाइम्स रोहो नॉट आया था। अब देखो इसी चीज को हम सॉल्व करके कैसे इसको बनाते हैं। आपने समझे लैब में आपने कैसे करने की कोशिश की थी? क्या आपका इंटेंशन क्या था कि डेल्टा टी यानी टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, उससे फिर मैं रेसिस्टिविटी नापता हूं, ठीक है। और रेसिस्टिविटी सब कैसे कैलकुलेट हो रहा है, उधर से करंट में एम्पियर कितना पास हो रहा है, वो सब चीज आप आगे देखोगे कैसे हम लोग नापते हैं उसको। तो उधर से हम जान जा रहे हैं कि कितनी रेसिस्टिविटी है, और हम एक टेम्परेचर छोटा सा चेंज भेजे उसके अंदर, हीटर से थोड़ा गर्म कर दिया हमने उसको। फिर हमने उसका दर देखा, दर कितने दर से वो चेंज हो रहा है, किस दर से वो चेंज हो रहा है, ठीक है। रेट देखा, रेट से हमें एक इक्वेशन मालूम चलती है। और ये चीज बनाना फिजिक्स वालों को सबसे पसंद आता है, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना कहते हैं। तो इसको देखोगे तो आपके पास आ जाएगा, हाँ आपके पास यहां सॉल्व करोगे तो ये देखो, डी रोहो इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा एक कांस्टेंट है जिसको टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेसिस्टिविटी भी बोलते हैं। एक कांस्टेंट वैल्यू है, हर मटेरियल के लिए कांस्टेंट रहेगी। कॉपर के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, एल्युमिनियम के लिए कुछ और वैल्यू होगी लेकिन वो कांस्टेंट होगी। इसके लिए अल्फा सी यू मान लोगे तो उसके लिए अल्फा ए एल मान लोगे। लेकिन ये टेम्परेचर ऐसा नहीं कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इससे भी ये चेंज होगी, नहीं, ये कांस्टेंट बनी रहेगी। समझ में आ गया? ये रोहो नॉट इधर लिख देंगे डी टी। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देंगे तो रोहो डी रोहो का इंटीग्रेशन क्या होता है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाएं तो डी रोहो का इंटीग्रेशन होता है रोहो विथ लिमिट। आप पहले कहां थे, रोहो नॉट से चालू किए हैं, अब किसी टेम्परेचर पे जाके चेक कर रहे हैं तो वहां पे रोहो है, रोहो प्राइम मान लो, ठीक है। चलो इसको समझने के लिए, यहां भी रोहो है और यहां भी रोहो है। आप डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हो, ये देखो हम क्या कर रहे हैं, डीएक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं जीरो से लेके, हम ऐसे कह रहे हैं ये इसका लेंथ ही पूरा लेंथ को मान लेते हैं एक्स, और इसके छोटे छोटे पोर्शन को बोल दे रहे हैं डीएक्स। तो इस छोटे छोटे डीएक्स को हम जोड़ रहे हैं कहां से, जीरो से लेके एक्स तक। तो यहां पे ऐसा लिख रहे हैं, इसका डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या लिखाता है, एक्स लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। समझ में आया ये चीज ना? तो इसी के लिए इसको रोहो डैश बोलो या रोहो भी बोलते हैं इसको। दिस इज इक्वल टू, नाउ यहां पे अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, रोहो नॉट ये भी तो एक कांस्टेंट है, किसी टी नॉट टेम्परेचर पे आया हुआ वैल्यू है ना। अब ये हर टी के साथ थोड़ी चेंज हो रहा है, आपने टी नॉट पे एक करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाला था रोहो नॉट। अब ये थोड़ी है कि मतलब वो चेंज हो रहा है, अब आप टी पे टी वन पे चले जाओगे, आप टी वन पे पहुंच गए तो भी तो कहोगे ना कि टी वन पे पहुंच गए, लेकिन टी नॉट पे तो आपका रोहो नॉट ही रहा है ना भैया। टी टू पे पहुंच गए तो क्या कहोगे, टी टू पे जाके मैं बोल रहा हूं कि बताओ तुम्हारा टी नॉट पे रोहो नॉट क्या था, तो अब भी तो वही बोलोगे ना भैया कि यही था रोहो नॉट। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ गई dt। dt का फिर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t जहां से स्टार्ट किया था इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर t तक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो रोहो माइनस रोहो नॉट इज इक्वल टू अल्फा रोहो नॉट, यहां पे t माइनस टी नॉट। और इसको फिर फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो रोहो इज इक्वल टू रोहो नॉट इधर चला जाएगा, रोहो नॉट कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, और ये चीज आ गई है।
ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई ना यस सर। कि आखिर ऐसा संबंध क्यों होता है? ये संबंध होता है कि हम छोटा सा अगर मान लेते हैं ना, ये वाली चीज छोटे से चेंज जो भेजते हैं ना, उसमें जो छोटा सा रोहो नॉट का चेंज आता है, यानी छोटा सा रेसिस्टिविटी का चेंज जो आता है, वो ऐसा रिलेशन फॉलो करता है। और ये एक प्रकार से कांस्टेंट है, यानी आप टेम्परेचर अगर T1 पे चले जाके अगर थोड़ा सा चेंज dt टेम्परेचर देते हो, dt टेम्परेचर देते हो यहाँ पे T1 और प्लस dt बन जा रहा है, तो भी यहाँ पे चेंज आएगा, वो डी रोहो ही आएगा, वो यही आएगा, यहाँ पे भी रेट वही होगा। अगर आप T1 पे चले गए, यहाँ पे कोई T1 से T2 कोई दूसरे टेम्परेचर पे जाके यहाँ पे एक छोटा सा डेल्टा टी का आप टेम्परेचर का डिफरेंस देते हो, और यहाँ पे फिर बन जाएगा T2 प्लस DTT, और यहाँ पे भी जो चेंज आएगा रेसिस्टिविटी का, वो भी डी रोहो ही आएगा, और वो कांस्टेंट बना रहेगा, यानी दर एक प्रकार से कांस्टेंट है। तो इसका ग्राफ आप देखोगे तो ऐसा आएगा कहीं से स्टार्ट होते हुए, ये इसको ऐसे नहीं बनाना चाहिए, ऐसे बनाऊंगा। यहाँ T0 से स्टार्ट हुआ है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो एकदम रेट से रेसिस्टिविटी भी अपना ऐसे इंक्रीज होते जा रही है। समझ में आया? ये आखिर हम टेम्परेचर के साथ कैसे गेम खेल रहे थे, टेम्परेचर चेंज करके हम रेसिस्टिविटी को नापे थे, और इसका रिलेशन एक्चुअली इस फॉर्मेट में लेके आ गए थे। उसके बाद तो हम बोले थे कि किसी भी, अब इतना जान गए ना, तो अब किसी भी टेम्परेचर पे चले जाए, इसका करस्पॉन्डिंग रेसिस्टिविटी बता देंगे। समझ में आ गया? तो यही गेम है यहाँ पे। ठीक है बेटा, सबको समझ में आया ना? यस सर। अरे नहीं आया तो बोल देना कि सर आप ना बहुत खराब पढ़ाते हैं, बहुत हम दुखी हैं सर आपसे, पढ़ाते तो आप बहुत खराब है, इतना रटने के लिए बोल देते हैं ना, मत पूछो। तो देखो यहाँ पे आपके पास अब ये सेम चीज रेसिस्टेंस में हो जाएगा। कैसे? रेसिस्टिविटी आपको मालूम है, अब यहाँ दोनों साइड क्या करो आप, L बाई ए से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ L बाई ए से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड में क्या इक्वेशन चेंज होगा? क्या इक्वेशन चेंज हो रहा है? अरे भाई दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, फिर वही रहेगा। नहीं होगा तो लो कर दो। तो काहे कर रहे हैं सर? तो काहे इसी के लिए कर रहे हैं, ये R बन गया और ये R0 बन गया। तो आपको रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन पूछे, या रेसिस्टेंस या टेम्परेचर के बीच में रिलेशन पूछे, वैसे ही आ जाएगा। समझ में आ गया ना? ठीक है, यहां से अज्यूम करते हैं। अब देखो बेटा, टाइम तो ज्यादा नहीं ना हो गया? हाँ अभी तो बहुत सही है टाइम चला। ये एक आता है कलर कोडिंग। कलर कोडिंग आता है आपके एग्जामिनेशन में, कभी कभी पूछते जाते हैं। तो कलर कोडिंग कैसे याद रखेंगे सर? इतना याद रखना पड़ता है सर? कलर कोडिंग याद रखो, ये टेबल याद रखो, आप मेरे दिमाग से पूछो कितना फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। तो इसके लिए ट्रिक बनाते हैं, और बहुत बच्चों को मालूम भी होगा ये ट्रिक। ठीक है, तो अब मैं बोलता हूँ कि यार देखो, एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ कि इंग्लैंड पहले हमारे ऊपर शासन करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे ऊपर शासन करती थी। तो हमारे यहाँ के सोने और बहुत सारे पैसे लेके चले गए, कुछ कुछ तो हमारे लोग भी लेके चले गए, तो आज वहां पे वो प्राइम मिनिस्टर भी बन चुके हैं। तो मजाक था ये, ठीक है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि हमारी तरफ से बहुत गया है। तो मैं ऐसे बोलूंगा, अब इन एक सेंटेंस ऐसे याद रखना कि बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ऑफ बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जीबी ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, हैज वास्ट एंड जाइंट wardrobe filled with gold and silver। याद रहेगा ये बात कि हमारे यहाँ से क्या है, एक बीबी रॉय हैं,
वो अभी ग्रेट ब्रिटेन में रहते हैं। उनके पास एक वार्डरोब, वार्डरोब मतलब एक वो जिसको अलमारी कहते हैं, वो बहुत बड़ा और बहुत विशाल एक वार्डरोब है जिसके अंदर सोना और चांदी भरा पड़ा है। तो सर इससे बेनिफिट क्या होगा? होगा, देखो अब यहां मैंने क्या बोला, बी बी रॉय, बी बी रॉय, ऑफ मैंने नीचे रखा है, इसका कोई सेंस नहीं है, बस वर्ड बनाने के लिए आया था। ग्रेट ब्रिटेन, हैज को मैंने नीचे रखा था। वास्ट एंड जाइंट, वास्ट एंड जाइंट वार्डरोब, फिल्ड विथ, फील्ड भी नीचे आ जाएगा यहाँ पे, फील्ड, फील्ड विथ, फील्ड विथ नीचे आ जाएगा यहाँ पे, फिल्ड विथ गोल्ड एंड सिल्वर। याद रहेगा ये चीज? क्या कहना है? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वास्ट एंड जाइंट वार्डरोब फिल्ड विथ गोल्ड एंड सिल्वर। इससे क्या होगा सर? ये चीज लिखने में हेल्प मिलेगी। हाँ, इससे कोई गारंटी नहीं है कि आपको रट के गए, यही रट के गए तो आ जाएगा, इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहला बी क्या है सर? पहला बी ब्लैक है, दूसरा बी ब्राउन है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन उठेंगे। ये बी क्या है? आपको ये तो 3 बी आ गए, तो इसी के लिए आपको ये फैसिलिटेट करेगा याद रखने में, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस नहीं करके जाना है। हाँ, ये चीज आप लिख लोगे तो बाकी मैं आपको गारंटी देता हूं ये लिखवा दूंगा। तो आप बोलोगे पहला ब्लैक, बी से अर्थ है ब्लैक, दूसरा ब्राउन, आर से तो आपको ऐसे याद रहेगा रेड, ओ से ऑफ कोर्स ऑरेंज, वाई से येलो, जी से आपके पास ग्रीन। ये वर्ड तो आपके रिपीट नहीं हो रहे हैं, यहाँ जी रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे लेकिन जी गोल्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है। जी मतलब ग्रीन, वाई मतलब येलो, ओ मतलब ऑरेंज, आर मतलब रेड होगा ही होगा, वी मतलब वॉयलेट, जी मतलब ग्रे, ये याद रखिएगा। यहाँ जी मतलब ग्रीन, यहाँ पे जी मतलब ग्रे, ग्रे। वार्डरोब मतलब डब्ल्यू का अर्थ क्या स्टैंड करेगा? व्हाइट। फिर गोल्ड एंड सिल्वर, और एक क्लास में नो कलर लिख देना। ठीक है, याद रहिएगा। पहला में आपको आएगा ब्लैक, ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन। फिर उसके बाद बी बताइए क्या होगा? वी, वॉलेट, वेरी गुड। जी ग्रे, ग्रे, और डब्लू वाइट। व्हाइट। हो गया, ये अब आ गया। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, उसके बाद सब बैठ जाना है, कहना है रिलैक्स नाउ, रिलैक्स। बहुत आप दौड़ कर लिए। यहाँ स्टार्ट करना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख देना। यहां से स्टार्ट कर देना, यहाँ पे भी 0 लिखना, यहाँ 10, इसको 10 लिखना, सबके नीचे 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10, यहाँ तक 9 तक जहां पे लिखे हैं 10 लिख देना। और ये काम कर देना, यहाँ 0 है तो उसके पावर में 0, यहाँ 1 है तो पावर में 1, यहाँ 2 है तो पावर में 2 3 4 5 6। 10 वाला आपको मल्टीप्लायर वाला कॉलम होगा जी, ये पहला वाला होगा डिजिट वाला। अभी मैंने ये आपको रीड करना नहीं बताया है, अभी मैं आपको इस टेबल बनाना कैसे वो बता रहा हूं। पहले इस नाम से आपको याद रखना है, बी बी रॉय। अच्छा, पहला स्टार्ट करते हैं ब्लैक, ब्राउन, ऐसे करेंगे, बी बी रो ए ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वास्ट एंड जाइंट वार्डरोब फिल्ड विथ गोल्ड एंड सिल्वर, ऐसे लिख दिए। फिर ये बी का अर्थ याद रखना पड़ेगा कि कौन सा है। फिर ब्लैक, ब्राउन, आर से कुछ कुछ वर्ड तो ऐसे याद आ जाएंगे, कॉन्ट्राडिक्टिंग नहीं है। जी और बी के अलावा और कोई नहीं बार बार रिपीट हो रहा है, तो आर से था रेड होता ही है, ओ से ऑरेंज, येलो, फिर उसका ग्रीन। जी मतलब ये थोड़ा संभल के रखिएगा, यहाँ जी मतलब ग्रीन, यहाँ ब्लू, वॉयलेट, फिर यहाँ जी मतलब ग्रे, डब्लू व्हाइट, गोल्ड और सिल्वर तो है। ये लिख दिए, एक बना दिए। फिर यहां से स्टार्ट कीजिएगा, 0 से स्टार्ट कीजिएगा, याद रखिएगा 1 से स्टार्ट नहीं कर दीजिएगा। 0 1 2 3 4 5 से लेके 9 तक लिख दीजिएगा, इसके सामने 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 सामने। और इन दोनों को छूट जाएगा, 9 तक ही भरना है बस।
इधर वाले मल्टीप्लायर में 10 पूरा लिख दीजिएगा, यहां तक जहां तक 9 लिखे हुए, और उसके पावर में ऐसे स्टार्ट कर दीजिएगा रखना। लास्ट वाला जो आएगा ऐसे लिख दीजिएगा 10 10, यहां पे भी लिख के छोड़ दीजिएगा, इसको ऐसे हटा दीजिए, 10 10 लिख दीजिएगा, यहां लिख दीजिएगा -1 -2। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा टेबल आएगा, गोल्ड से स्टार्ट कीजिएगा भैया, पैसे की बात है, वहां से स्टार्ट करते हैं। 5%, 10% या 20%, कितना कमीशन खाना है आपको? है ऐसे सोच लीजिएगा कमीशन कितना है। गोल्ड में भैया, गोल्ड बेचते हैं तो 5% आता है, सिल्वर बेचते हैं तो 10%, और इधर उधर का कुछ भी बेच देते हैं तो 20% आ जाता है। ठीक है, तो ये टॉलरेंस बताता है आपको। तो पहला कॉलम आपको कलर बताएगा, दूसरा कॉलम डिजिट बताएगा, तीसरा मल्टीप्लायर बताएगा, चौथा टॉलरेंस बताएगा। अब समझते हैं कि ऐसा क्या होता है रेसिस्टर में। तो देखो बेटा, रेसिस्टर बहुत छोटा आता है, ऐसा देखोगे ना, एकदम आप रियलिटी में देखोगे ना तो ऐसा बना हुआ रहता है, ऐसा ये जो देख रहे हो ना, ये तो बहुत ही मैग्नीफाइड वर्जन्स हो गए। ये तो बहुत मैग्नीफाइड वर्जन्स हो गए, ठीक है ना, ये बहुत मैग्नीफाइड वर्जन्स है। तो ये देखो, इसके लिए आप बोलोगे सर नंबर तो डाल दो, सर आप इससे क्या कर रहे हो कि पहला वाला जो बैंड होगा वो डिजिट 1 बताएगा, पहला वाला होगा डिजिट 1 बताएगा, दूसरा वाला होगा डिजिट 2 बताएगा, तीसरा वाला जो होगा वो मल्टीप्लायर बताएगा, चौथा वाला होगा टॉलरेंस बताएगा। कुछ बच्चों को दिमाग में उल्टा चल रहा होगा, सर इसको ऐसा करते हैं, इसको इधर कर देते हैं और इसको इधर कर देते हैं, सर तो कैसे मालूम चलेगा कि पहला वाला, तब तो उसके हिसाब से आपको तो डिजिट बताना चाहिए, तो यहाँ तो पहला वाला आपके हिसाब से टॉलरेंस, मतलब यहाँ क्या पहला वाला तो डिजिट बताना चाहिए, लेकिन इस केस में तो पहला वाले के केस के अनुसार ये टॉलरेंस बता रहा है। अगर भैया इसको पलट दोगे ऐसे, तो ये गोल्ड कलर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तब आप बोलोगे कि पहला वाला ये हो गया, तो उसमें एक जगह टॉलरेंस बता रहा है, एक जगह फर्स्ट डिजिट बता रहा है। आ रहा हो क्वेश्चन दिमाग में? तो कहेंगे कि देखिए ये अनसिमेट्रिकल बना है, कारण यही है कि आपको अरेंज पहले वैसे करना है कि 3 बैंड वाला एक तरफ रखना है, जिससे यहीं से काउंट करना है, ये इस साइड रहेगा, और एक इस हेड वाले साइड में एक ही बैंड है सिर्फ, तो वो टॉलरेंस वाला साइड होगा। तो ये प्रैक्टिकली ऐसे बिकते हैं रेसिस्टर, ऐसे रहते हैं, इसके ऊपर नंबर इसलिए नहीं लिखा रहता है क्योंकि इतने छोटे होते हैं कि आप नंबर नहीं रीड कर पाओगे। तो वहां के जो बनाते रहते हैं, जो बहुत सारे देखना टीवी मैकेनिक्स जो मतलब टीवी और ये सब फ्रिज जो बनाते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिशियन, वो ऐसे ही रीड करते हैं। वो क्या कहते हैं, अरे ऐसा कर, मल्टीप्लायर वाला ग्रीन, मल्टीप्लायर उसका ग्रीन होना चाहिए, वो दे दे मेरे को। वो माइंड में क्या सोच रहे हैं कि मुझे इस ऑर्डर का चाहिए रेसिस्टर, वो ऐसे बात करते हैं। वो देखते हैं कि ज्यादा एरर नहीं होना चाहिए, टॉलरेंस इसके पास होना चाहिए, तो हाई वाला दे दे। तो उनका बात करने का लहजा अलग हो गया, लैंग्वेज अलग हो गया, उसका लैंग्वेज कैसे, कलर के ऊपर बेस्ड हो गया। इसका बेनिफिट क्या है कि आपको छोटे से नंबर पे रीड नहीं करना पड़ेगा, और इससे क्या होगा कि कहीं डिलीट ना हो जाए कोई वो नंबर, वो हिस्सा घिस गया तो वैल्यू खत्म, तो उसका रेसिस्टेंस जब मालूम ही नहीं है तो फिर उसका दिक्कत आ जाएगी। तो इसी के लिए कलर कोडिंग दिया जाता है, एक प्रकार से उनकी भाषा बनाई जा रही है। समझ गए? अब इस भाषा के इंटरप्रिटेशन आप तो समझ गए कि फर्स्ट डिजिट कौन होगा, सेकंड डिजिट कौन होगा, आपके पास कैसे भी मिलेगा। तो पहले वाले बैंड, ऐसा बैंड चूज करना, इस रखना जिसमें 3 होंगे, सॉरी ऐसा हेड, ये हेड कह लो, ये हेड को ऐसा चूज करोगे जिसमें 3 बैंड्स होंगे। यहां से स्टार्ट करना है, पहला वाला बैंड जो होगा आपको बताएगा डिजिट, दूसरा वाला आपके पास दूसरा डिजिट। तो आपके पास ऐसा आएगा, ग्रीन वाले से आप मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास देख रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे क्या है, ये है ब्राउन, तो ब्राउन यानी 1, दूसरा डिजिट है ब्लैक यानी 0, तो हो गया ये 2 डिजिट से एक नंबर बना दिया। मल्टीप्लायर का काम है इनटू 10 टू द पावर, देखिए यहाँ पे तीसरा क्या है आपके पास, ये आपके पास ऐसे वहां लिखा रहता है एग्जामिनेशन हॉल में, यहाँ लिखा रहेगा कलर, क्योंकि पेपर में कई कलर नहीं छपा, तो लिखा रहता है वहां पे, ये ग्रीन है या येलो है, इसको मान लेते हैं कि आप यहाँ पे ये ऑरेंज है, ऑरेंज यानी 10 टू द पावर 3, और ये हो गया गोल्ड, यानी आपके पास गोल्ड का आ गया टॉलरेंस में 5%, तो प्लस -5%, सॉरी +5% टॉलरेंस।
ठीक है, ये आपके पास रीडिंग आ गई, इतने ओहम का ये रेजिस्टर है। ये बात समझ में आ गया सबको? यस सर। और ये रट लेंगे सब कुछ, कोई दिक्कत होगा किसी को? नो सर। अखिल बेटा, आपने एक बार पूछा था ना ये क्वेश्चन। हेलो देयर, अखिल बेटा? अखिल नहीं है क्या? अच्छा, किसी ने पूछा तो था ये क्वेश्चन, मैंने बोला था कि उस समय ये चीज सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि टाइम आने पे चीजें सॉल्व करवा दिया। हाँ, ठीक है, तो ये टेबल याद रहना चाहिए। इसको मैं थोड़ा कंप्लीट कर दूंगा, 10 की पावर इसको 0 लिख दूंगा, और यहाँ पे 10 की पावर -1 और -2 बना दूंगा आपको देने से पहले। ठीक है, अब देखो हम एक और बात चलते हैं। एक बात बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल इन अ क्लोज सर्किट। इसके पहले मैं स्टोरी बताने जाता हूं, तो एक चीज मैं बता दूं, सेल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे। बड़ा वाला टर्मिनल, जो बड़ा वाला लाइन जो होता है, वो उस टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है जो हायर पोटेंशियल पे है। इसको हम प्लस से रिप्रेजेंट भी कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो कि वो प्लस हो, वो हायर पोटेंशियल पे हो। मैटर ये करता है, जैसे कि अगर कैपेसिटर में मैं लिख दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि एक कैपेसिटर का प्लेट के ऊपर मान लेते हैं कि ऐसा भी हो। अच्छा, कैपेसिटर में नहीं हो सकता, जैसे बैटरी में ऐसा भी हो सकता है कि ये इसका पोटेंशियल, ये मतलब निगेटिवली चार्ज हो, लेकिन इसके ऊपर जैसे -2 वोल्ट हो। और दूसरा वाला जो होगा, मतलब आप जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, देखना क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ पे V लिखा रहता है। तो आप बहुत जगह क्वेश्चन करने जाओगे, यहाँ पे जैसे ही इस पॉइंट को 0 माना तो इसको V दे दोगे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है, इसका अर्थ ये भी आप कर सकते हो कि यहाँ पे आपने मान लेते हैं, यहाँ पे आपने आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आपने V मान लिया, तो यहाँ पे आपको 2V बनाना पड़ेगा। देखो डिफरेंस, देखो यहाँ पे आपने पहले में 0 बनाया था, तो इस पॉइंट को, तो ये V बनाया था, अभी भी बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस V ही बनी हुई है। तो इसका अर्थ होता है कि ये वाला से हायर पोटेंशियल पे है, कितने के द्वारा, V के द्वारा। यानी अगर मैं यहां से चलता हूं B पॉइंट से, और ये इसको A पॉइंट बोलता हूं, तो VB प्लस में एक वोल्टेज जो ऐड करना पड़ेगा ताकि उसमें हायर पे चला जाओ, और ये होगा यहां जाके VA का। तो VB अगर मैंने V माना है, इसको V माना है, तो यहां पे ये VA आ जाएगा 2V। समझ में आ गया? ये केस होता है लोअर से। ये हमेशा याद रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल जब भी दिया रहे, इसका अर्थ ये होता है। इसका अर्थ ये होता है कि एक पोटेंशियल जहां पे लोएस्ट होगा, जो माइनस ये वाला होगा, लोअर साइड होगा पोटेंशियल वाइज में, छोटा प्लेट जो होता है वो लो पोटेंशियल पे होता है, तो ये वाला पॉइंट भी लो पोटेंशियल पे होगा अगर वायर से जुड़ा हुआ है। तो इस प्लेट का जो पोटेंशियल होगा वो इस वायर से जुड़ा हुआ है, तो सेम पोटेंशियल यहाँ पे भी, वही बी पे भी पोटेंशियल होगा जो इस टर्मिनल पे है। तो यानी बी का एक प्रकार से पोटेंशियल, कहाँ, इससे इससे आपको याद है कि मैंने एक और चीज सिखाया था, क्या सिखाया था? अगर ऐसा आता है तो आप ये समझिए, जहां पे ये माइनस लिखा है वहां आपके लिए इनिशियल पॉइंट है, और जहां प्लस ये वाला लिखा हुआ है दूसरा वाला VF माइनस VI से भी इसको समझने की कोशिश किए थे। तो इनिशियल वाला पहले आता है, यानी बी को हम स्टार्ट करेंगे लेना, और फाइनली कहां जाएंगे, ए पे जाएंगे। यही ये चीज इसमें कन्वर्ट होगा। ठीक है, और यहां पे ऐसा नहीं ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते हैं, ये तब निगेटिव में वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आपने कभी भी देखिएगा कि बैटरी में लिखा रहता है 2 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, कभी ये नहीं लिखता है -2 वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल मतलब ये होता है, और इसका अर्थ ये होता है। और इसके इंटरप्रिटेशन ऐसा करे तो ये आएगा कि VI स्केल हमेशा लो पोटेंशियल वाले से स्टार्ट होता है। ठीक है, इस बात को समझ में आया?
अब हमने जो देखा था कि अभी तक बैटरी ऐसे देखी, बैटरी के अंदर रेसिस्टेंस नहीं होता था। सर बैटरी के अंदर रेसिस्टेंस कैसे आ गया? तो बच्चे मेरे आप इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन बनाते हो जो कि बैटरी बनता है, आपने इसका पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि कैसे आखिर इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है। वो केमिकल रिएक्शंस के कारण होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के कारण। तो इसके अक्रॉस ये टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे चला जाता है, ये टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पे चला जाता है, तो ये प्लस और ये माइनस लिख देते हैं। और यहाँ पे जैसे ही हम एक क्या करते हैं, सर्किट कंप्लीट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे आ रहा है, यहां से करंट आया, फिर ये करंट अंदर सोल्यूशन में ऐसे फ्लो कर रहा है। एक बात बताइए, आपको मैंने क्या बोला था, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर पॉजिटिव चार्ज अपने आप फ्लो करता है कि नहीं? अगर मैं किसी पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दूं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दूं, तो वो क्या करेगा, वो हमेशा एक मूव करेगा हाई से लो की ओर। अरे ऐसे भी सोच सकते कि एक कांस्टेंट फील्ड है। अब यहाँ पे क्या किया आपने, एक पॉजिटिव चार्ज को रख दिया, क्या ये पॉजिटिव चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जो कि इसके हिसाब से होगा, और इसके हिसाब से होगा तो देखिए ये Q एक पॉजिटिव वैल्यू होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर Q का वैल्यू पॉजिटिव नंबर आता है। तो ये इसका अर्थ क्या हो गया कि फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इज एक्चुअली अलोंग द फील्ड। तो अलोंग द फील्ड ये मूव करना स्टार्ट कर देगा, और अलोंग द फील्ड मूव करता है, तो फील्ड के अलोंग हम जब मूव करते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, ड्रॉप होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो ये हमेशा टेंडेंसी क्या कर रहा है, हाई से लो की ओर। लेकिन बैटरी के अंदर देखिए, यहां लो से वो हाई की ओर जा रहा है, तो ये इसका अर्थ है कि ये नेचुरल फ्लो तो नहीं है, लो से हाई की ओर ले जाने के लिए कोई ना कोई लगाना पड़ेगा, और वो काम करता है बैटरी, ताकि करंट ओवरऑल इस सर्किट में हमेशा आई बना रहे। बात समझ में आ गई ना? और हमने ये क्यों बोला करंट, करंट हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो कन्वेंशनल करंट है, वो हम ये मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के स्ट्रीम का फ्लो है। इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होता है इसका अपोजिट फ्लो होता है, हम उसके मॉडल पे नहीं जाके पढ़ रहे, हम यहां नहीं बोल रहे कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और ये चीजें हो रही है, हम कन्वेंशनल वे में पढ़ रहे हैं, कन्वेंशनल करंट को पढ़ रहे हैं। कन्वेंशनल करंट हमेशा देखा गया था, हमने इसकी पार्शियलिटी पे देखी थी कि टेस्ट चार्ज की जब भी बात की है तो हमने बोला था कि ये हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज होगा। तो हमने जब पहले से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब भी पढ़ा गया है तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज को ऐसा माना गया था कि वो फ्री होता है, इधर उधर मूव कर सकता है। लेकिन बाद में हमको एक्सपेरिमेंटली मालूम चला कि पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस के अंदर बंद होता है, और न्यूक्लियस तो बहुत मुश्किल है उसको कुछ करना, उसमें से एक प्रोटॉन निकल के और फिर दूसरे जगह जा रहा है वैसे दूसरे एटम के न्यूक्लियस में, ये इम्पॉसिबल है। ये बाद में हमें जब एटॉमिक मॉडल मालूम चला था तब ऐसा हुआ था। ठीक है, तो यहां के केसेस में क्या होता है कि यहां जब ये देखिए पास कर रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर रेसिस्टेंस होता है, क्योंकि यहां पे भी एक प्रकार से कोलिजन होगा। एक इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पे इसकी करंट इलेक्ट्रिसिटी अलग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप मॉडल देखोगे तो आप बोलोगे कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ड्रॉ करते हैं, दो प्लेट्स ऐसे रखे हुए हैं, ये दो प्लेट सोल्यूशन में रखे हुए हैं सर, इससे एक वायर निकला हुआ है, इससे एक वायर निकला हुआ है, दो प्लेट ऐसे रखे हुए, और ये पूरा सोल्यूशन में डूबा हुआ है, और एक बैटरी बनी हुई है सर। अब यहाँ पे क्या होगा सर कि यहाँ पे इसके बीच में क्रॉस सेक्शन लेते हैं जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे किसके थ्रू ही करंट पास हो रहा है। तो एक कलर चेंज करके मैं यहाँ लेता हूँ, तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को लेते हैं सर। अब यहां देखो सर, आपने बोला था कि इससे टोटल चार्ज कितना पास होता है। अब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कैटायन भी है और एनायंस भी हैं, इनके मॉडल चेंज हो गए। वहां पे हमारे पे मेटल में क्या थे, सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर थे, यहाँ पे चार्ज कैरियर कौन कौन हो गए, कैटायन और एनायन। यानी इस क्रॉस सेक्शन से कितने कैटायन इधर जा रहे हैं, कितने एनायन इधर आ रहे हैं,
अब दोनों का अपना अपना चार्ज है, कैटायन पॉजिटिव है, एनायन निगेटिव है, और मुझे इस क्रॉस सेक्शन से टोटल कितना चार्ज पास हुआ है वो जानना है। तो इसकी मॉडल अलग हो जाती है, लेकिन देखिए डेफिनेशन वही चल रहा है, वैसे ही हम लोग फील करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस क्रॉस सेक्शन से टोटल चार्ज कितने पास हो रहे हैं, और वो टोटल चार्ज पर यूनिट टाइम जो आता है, वो जो आता है मतलब जो चार्ज पर यूनिट टाइम जो फ्लो हो रहा है वो करंट उसका कहलाता है उस क्रॉस सेक्शन से। ठीक है, तो यहां पे इलेक्ट्रोलाइट के कारण रेसिस्टेंस आ जाती है। अब देखिए ये रेसिस्टेंस को हम अलग नहीं कर सकते, जब बैटरी बनाएंगे तो ये उसके साथ आएगी। ये समझ लीजिए कि उनके साथ जैसे पहले वाले लोगों में होता था कि जैसे शादी हुई तो वाइफ भी आई और साथ में साला भी आ गया उसके साथ, तब इसको लेना पड़ेगा, आप इसको नहीं इग्नोर कर सकते हैं। हाँ, इसको मिनिमाइज करने की बात की जा सकती है, लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते हो कि ये खत्म होगा। तो अब जो बैटरी हम पढ़ेंगे उसके अंदर ये जो स्मॉल आ रहेगा वो रिप्रेजेंट करेगा इसके अंदर के कारण जो रेसिस्टेंस है वो, क्योंकि भाई करंट तो ऐसे एज ओवरऑल पास कर रही है ना, करंट तो इससे भी पास हो रही है ना, यहां से भी जा रही है ना, तो इसको यहां पे भी झेलना पड़ेगा ना। तो अब से जब भी अब आइडियल बैटरी ना दिया हुआ हो तो ये जो होते हैं आपके पास एक प्रकार से बैटरी विथ इंटरनल रेसिस्टेंस दिखाए जाएंगे। अब देखिए बैटरी विथ, टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया ना, नहीं अभी नहीं है। अब देखिए बैटरी विथ जब आपको लगा इंटरनल रेसिस्टेंस के साथ आ गया है तो उसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, यहां के बीच, यहां से पॉइंट ए और पॉइंट बी इसके दो टर्मिनल होंगे, ये तो भैया अंदर का केस होगा, आपको तो दो टर्मिनल ऐसे मिलेंगे, जो बैटरी मिलेगी वो आपको ऐसे मिलेगी, इसका पॉजिटिव वाला ऐसा रहेगा, ये निगेटिव प्लेट ऐसा बना रहता है। अब ये तो अंदर की कहानी है। अब मैं बोलता हूं कि इसके जो अक्रॉस है, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तो आप बोलोगे कि ठीक है सर बनाते हैं, ये इसका ई जो है वो क्या है, बैटरी का ईएमएफ है। अभी एक वर्ड यूज करते हैं ईएमएफ, ठीक है, इस बैटरी का ईएमएफ है। और अब हम संबंध देखना चाहते हैं कि सर ईएमएफ और इन दोनों के बीच में संबंध है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। 2 मिनट रुक जाइएगा, इसको क्लीन कर दो। अब देखिए आपने एक सर्किट बनाया, एक कैपिटल आर लेके आया, ये एक्सटर्नल रेसिस्टर है, एक्सटर्नल रेसिस्टर है, ये आपने लाया है, लगाया है इसमें, और आपने एक कंप्लीट सर्किट बना दी। अब यहां से आई करंट आएगी, अब यहां से मैं VA से चलता हूं, आपने क्या बोला था कि अगर पोटेंशियल, ये बोल रहा हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, यानी मुझे हमेशा ऐसे काम करना पड़ेगा, तो इसका अर्थ है कि ये होगा, इसका अर्थ है कि यहां पे माइनस वाला साइन इसका इनिशियल पॉइंट होना चाहिए। तो अब चालू करते हैं सर ऐसा करके, यहां से अब किरचॉफ लॉ लगा देते हैं, ए से बी से ए की ओर जाते हुए। अब यहां से पहले स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, बी से, चले 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 चले। अब देखिए ये क्या है, एक बात, करंट का डायरेक्शन है इधर, करंट का डायरेक्शन कौन सा है इस सर्किट में, ये है कि नहीं, ये है कि नहीं, जो ग्रीन से मैं दिखा रहा हूं, बी से ए की ओर करंट बह रहा है कि नहीं, अरे भैया यस यहां सर। से, तो बी से ए की ओर करंट बह रहा है, और मैं चल कहाँ रहा हूं, बी से ए की ओर ही चल रहा हूं, बी से ए की ओर चल रहा हूं। तो करंट के डायरेक्शन में मैं क्या कर रहा हूं, इस रेसिस्टर को क्रॉस कर रहा हूं, करंट के डायरेक्शन की। तो यहां पे क्या लिखेंगे, -IR स्मॉल आर। ऐसे भी सोच सकते हैं कि क्यों ऐसा लिख रहे हैं, कि देखिए रेसिस्टर एक प्रकार से क्या करता है, रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, चार्ज वो अपने आप से बह रहा है, चार्ज तो एक्सटर्नल फील्ड जो बैटरी ने प्रोड्यूस कर रखा है उसके कारण वो बह रहा है। तो रेसिस्टेंस सिर्फ रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करता है और कुछ नहीं करता, चार्ज को उठा के बैटरी करती है काम, बैटरी क्या करती है, करंट को लो पोटेंशियल से उठा के हाई पोटेंशियल पे फेंक रही है, तो उसके लिए वो वर्क कर रही है। चार्ज कैपेसिटर कुछ नहीं कर, ये सॉरी रेसिस्टर कुछ नहीं करता है, वो तो बहने देता है बस करंट को, बस रेसिस्टेंस के साथ थोड़ा प्रोड्यूस करके। तो एक प्रकार से देखिए आपको करंट का अगर डायरेक्शन इधर, तो यानी पॉजिटिव स्ट्रीम्स का डायरेक्शन इधर,
तो अगर इधर कहां से मूव करता है, पॉजिटिव स्ट्रीम यानी पॉजिटिव चार्ज के जो स्ट्रीम है वो कैसे मूव करेंगे एक्सटर्नल फील्ड में, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो अगर मैं यहां चल रहा हूं, करंट के डायरेक्शन में चल रहा हूं, तो पहले मुझे हाई पोटेंशियल वाला एज मिलेगा, फिर जाके लो मिलेगा। तो इनका अगर मैं डिफरेंस लेता हूं, यहाँ पे हाई अगर इनिशियल बनता है और लो वाला मेरा फाइनल बनता है, तो वी एफ माइनस वी आई हमेशा फॉर्मूला लगेगा डेल्टा वी का। और यहाँ देखिए फाइनल वाला लो आ रहा है, तो ये एक वैल्यू निगेटिव आएगी, तो इसी के लिए माइनस आई आ रहता है। समझ में आया? यस सर। अब माइनस आई आर, अब यहाँ पे चले चले चले, अब बैटरी के क्या पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे प्लस ई, और कहां पहुंच गए वी ए पे। अब देखिए यहां पे वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर आया कि नहीं। अब ये वी ए माइनस वी बी क्या है, यही तो है कि नहीं, है कि नहीं बेटा? यस सर। अब देखो यहाँ पे हमारा बी इनिशियल पॉइंट था, जो निगेटिव लो पोटेंशियल है हमारा, वो लो पोटेंशियल हमारा इनिशियल पॉइंट था। हमने ऐसे ये चीज जान गए थे, तो इसी के लिए तो हमने ऐसे ही स्टार्ट किया था, जान मुझ के कि बी से ही स्टार्ट किया था। चाहते तो हम ए से भी स्टार्ट करते, तो यहां से अगर लिखते, ए से अगर स्टार्ट करते तो कैसे लिखते, चलो यहां से ए से स्टार्ट करो, ए से स्टार्ट करोगे तो कैसे लिखोगे, चलोगे पहले वी ए लिखोगे। अब यहां से चल रहे, अब बैटरी के किस टर्मिनल से निकल रहे हैं, निगेटिव से, तो माइनस ई, यहां से चल रहे। अब देखो करंट का डायरेक्शन तो इधर है, अब डायरेक्शन के मैं अपोजिट में जा रहा हूं, डायरेक्शन के अपोजिट, करंट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मैं उस रेसिस्टर को क्रॉस कर रहा हूं, तो यहां पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव आई आर, और दिस इज इक्वल टू, वहां वीबी पे पहुंच गए। अब वीबी पे पहुंच गया, अब हमें बनाना है, देखो निगेटिव वाले को मुझे हमेशा क्या करना है, नीचे में रखना है, ये वाला इनिशियल पोजीशन पे रखना है, तो मैं इस बी को इधर इस बार ले जाऊंगा, तो वी ए माइनस वी बी दिस इज इक्वल टू सेम चीज आ जाएगा ई माइनस आई आर। समझ में आया? कैसे भी आप स्टार्ट करो, बस इसको क्या कर रहा है, रीअरेंज ऐसा करना है, ये लिख के अब किसको इधर ले जाना है, किसको इधर लाना है। आपको हमेशा पहले वाले को जो हाई पोटेंशियल पे होगा उसको माइनस समथिंग लो पोटेंशियल वाला लिखना है, वो डेफिनेशन वाइज होती है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, उसको कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे लिख दोगे। अब यहां पे आए तो ये देखिए, क्या ये ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है, क्या एक बीच में माइनस आई आर लफंगा, ये मतलब अरंगा नहीं लगा रहा है। अब मैं बोलूं इंटरनल रेसिस्टेंस इसका 0 है, R इज इक्वल टू 0, तो क्या ये V यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा, जब आपके पास इंटरनल रेसिस्टेंस इस बैटरी का 0 है तो। लेकिन अगर इंटरनल रेसिस्टेंस है तो E के बराबर नहीं आता है, तब पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ ऑफ द बैटरी ये दो अलग अलग वर्ड होंगे, जब उसका इंटरनल रेसिस्टेंस कुछ वैल्यू है, सिग्निफिकेंट है, तब मैं नहीं कहूंगा कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सेल इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द बैटरी। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? सबको समझ में आ गया है? समझ में आ गया ना? अब इसके समझ में आ गया कि आज से हम जानेंगे ईएमएफ क्या है, जो अगर वो बैटरी जो होता, अगर उसके अंदर सच में 0 होता, क्या कहते हैं रेसिस्टेंस होता, तो उसके बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालते वो होता ईएमएफ, उसको कहते हैं। इसी के लिए कहते हैं कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस उसको ईएमएफ को कहेंगे, जब भी अभी आपको दिखाया ना, ये फॉर्मूला लिख के दिखाया था, ये कहाँ गया था, ई माइनस आई आर इज इक्वल टू डेल्टा वी प्लस माइनस। तो इसके रिलेशन के कारण ही बोलते हैं जब आई पास नहीं होगा उस बैटरी से, तब जाके पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ईएमएफ होता है। इस केस को, इसी को करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर का यूज करेंगे।
वहां में उस मेन सर्किट पे वो करंट पास करने ही नहीं देगा। तो करंट पास नहीं होगा तो ये मेरा देखो गेम बन जाएगा। तब मैं वहां पे जो नाप रहा हूं एक्चुअली बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस जो नाप रहा हूं वो पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली उस टाइम पे ईएमएफ के बराबर हो गया है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? यस सर। yes sir, फिजिकल पोटेंशियल में अब आपको कभी लगता होगा कि भाई बैटरी से ना ये से वोल्ट मीटर से नाप लो सर, वोल्ट मीटर भी तो पोटेंशियल डिफरेंस ही नापने के काम आता है ना। तो बैटरी के अगर आप अक्रॉस जब वोल्ट मीटर से नापोगे वो आपको क्या देगा, पोटेंशियल डिफरेंस देगा, ईएमएफ नहीं निकल पाएगा उससे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं और उसका देखेंगे प्रिंसिपल हम जब आगे डिवाइसेस में पढ़ेंगे तो। ठीक है ये एक और केस हो सकता है। भैया देखो अब आपने जो बनाया है सर ऐसा केस देखो, आप ऐसा केस देखो। अब यहाँ पे मैं आपको फंसा देता हूं सर। फंसाता कैसे हो, टाइम हो गया क्या, नहीं हुआ। फंसाता ऐसा हो सर कि अगर इस बैटरी को आप देखोगे, अगर इस बैटरी को बाद में बात करते हो तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकालोगे, चला सर। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस पॉजिटिव टर्मिनल में करंट इससे जाना चाहिए था आइडियली, लेकिन यहां आ रहा है सर। ऐसे केसेस में क्या हो रहे हैं सर, इस केसेस को कहते हैं चार्जिंग। तो ये चार्जिंग सेल हुआ, ये सेल कैसा सेल हुआ, चार्जिंग सेल हुआ। और ये डिपेंड करता है, ये ऐसा नहीं है कि हमने ये तो मान लिया, अभी आपने आई माना, आपने जब सॉल्व करोगे आई का वैल्यू आ गया -2, फिर इसका अर्थ क्या हुआ, ये चार्जिंग नहीं था, करंट ऐसे गया था। आपने जो माना था वो गलत माना था, गलत नहीं मतलब डायरेक्शन उसको उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमेशा ये मत सोचना कि एक सेल से मान रहे हैं, किसी से भी मान लो आप, किसी से भी मान लेना उससे करंट निकल रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होगा कि वो सबसे यहाँ पे भी इससे भी करंट ऐसे ही निकलेगा, नहीं। एक बार जब आपने मान लिया इसका डायरेक्शन, उसके बाद आपको वैसे ही करंट बहाना पड़ेगा। अब इस केस में क्या हो रहा है, इस बैटरी में एक्चुअली पॉजिटिव टर्मिनल से जा रहा है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे बैटरी कुछ काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ करंट कैसे जा रहा है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के लिए, तो कोई काम करना पड़ रहा होगा। हाई पोटेंशियल से तो लो पोटेंशियल की ओर अपने आप पॉजिटिव चार्ज के स्ट्रीम बह जाते हैं, तो कोई काम नहीं करना पड़ रहा होगा, तो ये चार्ज हो रहा है, यहाँ वर्क नहीं कर रहा है। समझ में आ गया? yes sir, सबको समझ में आता है कि ऐसे ही सब बोल देता है कि सर चलो सर बोल लेते हैं सर, आपको दुखी नहीं करेंगे सर, जाओ सर। अभी देखो इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, अब नेक्स्ट टाइम में इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। और यहाँ देखो फिर वही हो जाएगा VAB, यहाँ पे आप VAB जब बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस तो आपको सेम काम करना पड़ेगा, इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो आप क्या बोलोगे सर, डेल्टा V। अब ये प्लस माइनस तो फिक्स है सर बाय डेफिनेशन, आप इसको पूरा नाम बोल रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, तो आप ये बात समझ लो ये तो फिक्स है। यानी सर यहाँ पे मुझे प्लस वाले को पहले लेना पड़ेगा पोटेंशियल, और लोअर वाले को बाद में लेना पड़ेगा। तो सर यहाँ से अगर मुझे ऐसा करूंगा तब भी मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखिए सर ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है पॉइंट्स है, तो ये पॉइंट्स क्या होंगे, हायर पोटेंशियल पे होंगे जो कि VA का काम करेंगे। ये सर निगेटिव लोअर पोटेंशियल से जुड़े हुए पॉइंट है, ये लोअर पोटेंशियल वाले से जुड़े हुए हैं सारे का, तो यहाँ तक क्या होगा, ये सब कुछ लोअर पॉइंट में आएगा। तो आपको स्टार्ट यहीं से करना है और यहां तक जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आएगा आपको डेल्टा, यहाँ पे भी देखिए B से स्टार्ट कीजिएगा, यहाँ पे वैसे ही करंट आ रहा है, इसमें करंट ऐसा बना दिया है, करंट का डायरेक्शन ऐसा बना है, देखिए यहाँ से VB से स्टार्ट किया, स्टार्ट कीजिए, करंट का डायरेक्शन ऐसे, उसके अपोजिट से हम जा रहे हैं, करंट ऐसे बह रहा है, हम अपोजिट पे जा रहे हैं, तो क्या लिख देंगे, प्लस I इंटू R। फिर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहे हैं E, और कहाँ पहुंच गए, A पे पहुंच गए। आपको रखना है VA माइनस VB, और यही कहलाएगा ये, और ये क्या आ रहा है E प्लस IR।
ठीक है, तो इस केस में आप कह दोगे चार्जिंग हो रही है, माइनस आई आ रहा है तो डिस्चार्जिंग हो रही है। तो बहुत सारे अब सर्किट में सेल्स, अब सेल्स के कॉम्बिनेशंस मिलेंगे आपको, एक सेल नहीं होगा, 2 4 3 सेल होंगे। तो उसमें क्या करेंगे, आप इस बात को समझेंगे कि कोई बैटरी से ऐसा भी हो सकता है कि उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जा रही होगी। ठीक है बच्चों, समझ में Yes. आया क्या? और थोड़ा Yes, sir. जल्दी 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 कर रहे Yes. हैं कि चीजों को हम लोग अब फास्टली क्वेश्चंस पे आए। ये सभी चीजें अभी पढ़ा रहा हूं ना, बहुत डल सा लग रहा होगा, अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, और डाउट हो किसी को, मैं दूसरा, मेरा जेई का क्लास स्टार्ट हो गया। हाँ, तो दूसरा जो भी होगा आपका, फिर कंटिन्यू अब मैम कर लेंगे, और जो भी डाउट होगा आप पूछ लेना। इसके ऊपर क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर देना। आप, आपके कलर कोडिंग बताया, आपके ऊपर रेसिस्टिविटी के ऊपर बताया, टेम्परेचर के बात संबंध, और रेसिस्टेंस और टेम्परेचर के साथ आपको रिलेशन बताया, आपको और कौन कौन से चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल बताया। इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर देना। ठीक है, तो ये सारा चीज क्वेश्चंस पे आप काम करो, तब जाके ये चीजों को जो हम लोग फास्टली पढ़ा रहे हैं ना आज, जो कि 3 4 क्लास में पढ़ते थे हम लोग पूरे, तो उनको शॉर्ट किया है, तो इसका बेनिफिट तभी होगा जब आप क्वेश्चन पे अप्रोच करोगे। ठीक है बेटा? Yes, sir. ठीक है, चलो बेटा, अब आई थिंक सर आ गए होंगे, मैम आ गई होंगी। अच्छा, नीट है ना, नीट का आज तो बायो का क्लास नहीं, केमिस्ट्री वाले सर, सर सुनील सर, हेलो सर। सर अभी नहीं आया सर। सर अभी नहीं आए हैं, ठीक है। तो मैं आपको अंचल बेटा, आपको क्या कर रहा हूँ, होस्ट बना दे रहा हूँ, ठीक है ना? यस सर। ठीक है, वो आ जाएंगे सर, क्योंकि मेरे को दूसरा क्लास अभी ज्वाइन करने जाना है, तो फिर दूसरे क्लास में अभी मैं छूट जाऊंगा, फिर आप इनको, सर आ जाएंगे तो कर देना। ठीक है बेटा, यस सर। चलो बाय बेटा। Bye, थैंक यू sir. सर। बाय Bye. सर, थैंक यू सर। Also,
हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। ठीक है, मुझे होस्ट बना दीजिए और ये रिकॉर्डिंग ऑफ करना है। चलो भाई, होस्ट बना दो मुझे। Done, sir. डन डन डन।